And I also welcome you all the budding researcher on behalf of VNSU and the Department of HRD in the series of publication in the research ethics. बस एक्चुअली काफी लोग उस टाइम भी बात हुआ था कि वी शुड यूज हिंदी और इंग्लिश बिकॉज मेनी ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट गुजराती लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज वेल. तो हम इस सेशन में और हमारे अपकमिंग जो भी सेशन होने वाले हैं उसमें पर्टिकुलरली मैं हिंदी और इंग्लिश में आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा. अभी आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है प्लेगियरिज्म इश्यूज है, वेरी डिबेटेबल इश्यूज है. Many people, most of all of you are aware about the things and आप लोग इसको यूज भी करते होगे, इसके साथ डील भी करते होगे. तो आज हमें उसको थोड़ा डीप में सोचने का, डिस्कशन करने का मौका मिला है. Plagiarism issues. In this session, we will start with the basics of plagiarism, citation, types of plagiarism, step to avoid the plagiarism, and plagiarism checkers. So this is our today's roadmap. So we will go step by step. So anybody know which is law is a concern or which law is related to plagiarism? जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि हम किसी का पैसा चुरा लेते हैं, राइट, तो हमें कोई एक एक्ट के अंडर में हमारे पे कुछ पेनल्टीज होती है, हमें कुछ पनिशमेंट्स होती है. तो वैसी तरह यदि हम किसी की चीज चुरा लेते हैं, किसी के आइडियाज, किसी के टेक्स्ट, किसी के इल्यूस्ट्रेशन, किसी के थॉट्स या किसी के टेक्स्ट या किसी की कोई भी चीज है, हम इस फॉर्म में इसको चुरा लेते हैं, तो विच एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल? हमें कौन से एक्ट के अंडर में पनिशमेंट मिलेगी? इसको पता है? विच एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर द लॉ ऑफ प्लेगियरिज्म? तो यदि हम जैसे कोई पैसा चुरा लेते हैं तो उसके अंदर एक पनिशमेंट की प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में. द सेम वे इफ यू विल स्टील द इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्स्ट और एनी पिक्चर्स और इमेज जो किसी के पोजीशन में है, किसी की ऑनरशिप में है, तो वो यदि हम उसकी विदाउट परमिशन हम उसको यूज करते हैं तो वी हैव टू फेस द कॉपीराइट एक्ट 1957. 1957 के अंडर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पनिशमेंट लिखी हुई है कि यदि हम किसी की परमिशन के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर यदि ऐसी कोई चीज करते हैं तो हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या उसके पेनल्टीज है, उसका हमें उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है. So what is a plagiarism? Those who are very novice and dealing with the first time, जो पहली बार इस इश्यू को डील कर रहे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा बता दूं. मोस्ट ऑफ पीपल नोज व्हाट इज प्लेगियरिज्म. प्लेगियरिज्म मींस द कॉपिंग ऑफ अनदर पर्सन्स मटेरियल एंड यूजिंग सच कॉपीड मटेरियल एज इफ इट वेर one's own work without citing a quotation or stating a source. मतलब हम किसी भी इंसान का, कोई भी पर्सनल का, उसका कोई भी टेक्स्ट फॉर्म, आइडियाज फॉर्म, इल्यूस्ट्रेशन फॉर्म, थॉट्स फॉर्म, उसकी परमिशन के बगैर उसको हम यदि अपना मान के और हम अपना कंसिडर करके इसको यूज करते हैं तो उसको प्लेगियरिज्म कहा जाता है. There are many definitions given by the plagiarism in many different ways. Stanford University has their own definition of plagiarism. Yale University have their own definition of plagiarism. Princeton University have their own definition of plagiarism. Oxford and Brown have their own definition of plagiarism. But if we can summarize all these, definitions of plagiarism in nutshell, if we want to summarize, we are stealing of another's material, another's text, another's script, another's paragraph, another's picture as your own material. राइट, किसी का कोई है जो आप अपना मान के अपने थीसिस में या अपने कोई भी रिसर्च वर्क में या अपने कोई भी पब्लिकेशन में आप उसको यूज करते हो तो उसको हम प्लेगियरिज्म कहेंगे. एंड दिस इज अ ऑफेंसेबल क्राइम, राइट. उसको हम यदि क्राइम के फॉर्म में अभी गिना जाता है. इट इज एक्चुअली दिस प्लेगियरिज्म इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ द क्राइम, but it is we can say the academic dishonesty, right? It is our academic dishonesty
कि हम उसको अपना मान के हम उसको यूज कर रहे हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है? तो प्लेगियरिज्म जो इश्यूज है वो काफी डिबेटेबल रहा है। मैं अभी टाइम परमिट होगा तो मैं आपको हमारी यूनिवर्सिटी की जो प्लेगियरिज्म पॉलिसी बनी हुई है विच इफेक्ट इन द लास्ट ईयर ओनली, तो वो प्लेगियरिज्म पॉलिसी जो आप सबको फॉलो करनी है एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ योर डिसर्टेशन। तो वो पॉलिसी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या पेनल्टीज है, क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारी चीजें भी हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे यदि टाइम हमारे पास रहा तो। अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर पाएंगे। यदि समझो कि हम किसी और की कोई चीज यूज करना चाहते हैं, किसी के हम कोई थॉट्स यूज करना चाहते हैं, राइट, और हम किसी के टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं, तो हम कैसे यूज करें? तो उसके देयर आर मेनी वेज। द फर्स्ट इज अ साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है कि हम यदि किसी का कोई कंटेंट है या टेक्स्ट है या कोई पिक्चर्स है या कोई इमेज है या कोई भी चीज जो किसी और ने डेवलप की है और मैं उसको अपने वर्क में यूज कर रहा हूं, तो मुझे उसका पूरा सोर्स देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड साइटेशन। मतलब उसका जो ओरिजिनल ऑनर है, जो उसका ओरिजिनल फाउंडर है, जो उसका ओरिजिनल पब्लिशर है, उसका पूरा सोर्स मुझे अपने थीसिस में देना है, राइट। वी कैन से द ग्रेटिट्यूड, वी कैन से हम उसको कृतज्ञता बोलते हैं कि भाई हम उसको थैंक्स बोलते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये चीज मेरी नहीं है, ये चीज किसी और ने लिखी है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मुझे मेरे थीसिस में रिलेवेंट है और ये मीनिंगफुल है, एंड दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग एज इट इज व्हिच इज ऑन बाय द समवन एल्स इन द हिस्ट्री। तो वो का हम जो साइटेशन देते हैं, राइट, वो किस तरह से देना चाहिए? There are many ways of the citation, right? The citation is very also important things you have to learn. Many techniques are available, many softwares are also available to manage the citation. तो उसपे एक अलग सेशन हम शायद होगा, लेकिन अभी उसके डीप में हम साइटेशन की डीप में नहीं जाते, लेकिन साइटेशन से क्या होता है वो हम जान लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल कि एक सेंटेंस मैंने लिया है, स्टीवर्ट एंड सिमोन्स की बुक थी बिजनेस प्लेग्राउंड नाम की। वो सेंटेंस ये था, द बुक यूजेस सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम द ऑथर्स ओन लिव एक्सपीरियंस टू मेक द केस फॉर क्रिएटिव रिवॉल्यूशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। यदि ये सेंटेंस मैंने एक पर्टिकुलर बुक से कॉपी किया है, एंड दिस ओरिजिनल सेंटेंस इज अवेलेबल इन द बुक ऑफ स्टीवर्ट एंड सिमन्स एंड पब्लिश्ड इन 2010. नेम ऑफ द बुक इज अ बिजनेस प्लेग्राउंड, पब्लिश्ड बाय न्यू राइडर प्रेस यूएसए। अभी मैंने ये सेंटेंस तो लिख दिया अपने थीसिस में, तो हाउ आई शुड कोट इट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? तो उसके 3-4 स्टाइल है विच इज वेरी वाइडली नोन इन द वर्ल्ड। द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस साइटेशन स्टाइल इज एपीए स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। उस स्टाइल से अकॉर्डिंग में क्या लिखूंगा कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज गिवन बाय, इन ब्रैकेट में लिखूंगा दोनों की सरनेम स्टीवर्ट एंड सिमन्स in 2010, page number 10. This is citation according to APA. Another very important citation style is MLS style. MLS style में डिफरेंस ये होता है, जैसे हमने APA स्टाइल में पेज 10 लिखा है, P10 मतलब ये सेंटेंस पेज नंबर 10 पे इस बुक में अवेलेबल है। MLS स्टाइल में मैं पेज नंबर नहीं लिखूंगा, I will never mention the page number of that particular sentence. I will mention only Stewart and Simmons, 2010 as a citation, right? अब थर्ड साइटेशन स्टाइल ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैंकूवर स्टाइल। वैंकूवर स्टाइल में क्या होता है कि हम जब थीसिस लिखते हैं तो थीसिस के एंड में हम पूरे रेफरेंस का लिस्ट देते हैं कि दिस आर द, देयर आर सम पेड सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल, देयर आर सम फ्री सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल टू चेक द प्लेगियरिज्म। बट हम जब भी कोई भी एक प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन होती है कि शुड यू रिक्वायर्ड टू स्कैन द इन्वर्टेड कॉमा, शुड यू रिक्वायर्ड द कोटेशन, शुड यू रिक्वायर्ड द ब्रैकेट। तो उस टाइम पे हमें उसको बताना पड़ेगा कि जो चीज के पीछे ब्रैकेट लगा हुआ है उस चीज को स्कैनिंग में नहीं लेना है, जिस सेंटेंस के पीछे ब्रैकेट में ऑथर का नाम लिखा है वो चीज को आपको स्कैन में नहीं लेना है।
जिस ऑथर के पीछे, जिस सेंटेंस के पीछे ये लिखा हुआ है उसको स्कैन में नहीं लेना है, राइट? और जिस चीज को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वो चीज को मुझे स्कैन में नहीं लेना है. तो दिस काइंड ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन यू शुड रिक्वायर टू गिव टू द सॉफ्टवेयर. देन एंड द सॉफ्टवेयर विल नॉट कंसीडर ऑल दिस थिंग इन द प्लेगियरिज्म प्रोसेस. अदरवाइज सारी चीजें कॉपी पेस्ट की तरह वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर कंसीडर कर लेगा, राइट? सो this is a you know the style we required to understand as a part of citation. Now there are many types of citation available. Citation के काफी सारे types है, right? Now there are many types of plagiarism exist. There are some, we can say the complete global plagiarism, paraphrasing plagiarism, verbatim plagiarism. We can also call the copy and paste plagiarism, mosaic or patchwork plagiarism, self-plagiarism, and accidental plagiarism. These are the 6 types of plagiarisms are there. People are encounter while they are submitting and preparing their manuscript. ये 5-6 types के plagiarism people लोग use करते हैं. तो what is global plagiarism or complete plagiarism? Global plagiarism, complete plagiarism is like copying the entire work and representing that as your own work. मतलब आप पूरे का पूरा रिसर्च पेपर आप किसी का ले लेते हो और उसमें आप वो रिसर्च पेपर आप अपने नाम से कहीं और सबमिट कर देते हो, राइट? So this is called global or the complete plagiarism. It means you are copying each and everything from other source or from the other authors and you are taking as your own work, right? This global plagiarism is a very severe kind of plagiarism, right? There are severe punishment is also mentioned in the act. Another type of plagiarism is paraphrasing plagiarism. Paraphrasing plagiarism means rephrasing the piece of text, sentence, paragraph in your own words, right? So it is also one kind of plagiarism. आप किसी और के sentence है, किसी के text है, किसी के paragraphs है, and if you are उसको rephrase करके आप अपने own words में इसको use करते हो, वो भी एक type का plagiarism ही है. I will show you the latest notification issues by the UGC in 2020 why the rephrasing of the sentence, text and paragraph of others is considered as a plagiarism. उसका एक UGC ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन बाहर निकाला हुआ है अभी लेटेस्ट 2020 में आया कि आप ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी का आपने रिसर्च पेपर ले लिया उसके एब्स्ट्रैक्ट को अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में आपने रीराइट कर दिया तो ये प्लेगियरिज्म नहीं होगा. यस, बट पीपल आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. ये फ्रेजिंग प्लेगियरिज्म है वो कोई भी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, राइट? बट इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ प्लेगियरिज्म अकॉर्डिंग टू लॉ. वर्बेटिम प्लेगियरिज्म मींस copy and paste someone's text and represent that text as a own. It means आप किसी का कोई भी पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसको या कोई पर्टिकुलर कंटेंट है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हो. ऑब्वियसली इट इज अ प्लेगियरिज्म, राइट? सेल्फ प्लेगियरिज्म मींस reusing your own work which you have used in a previously published work. A particular notification, it is very clearly mentioned the is considered as a plagiarism. And उसे वो भी लिखा हुआ है
this kind of things is not allow in promotion, selection, credit allotment or award of the research degree. मतलब आप रिसर्च डिग्री अर्न करना चाहते हो तो भी this kind of plagiarism is not allowed, this kind of citation is not allowed. And the six types of plagiarism is called accidental plagiarism. It means it is unintentional match. कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप ही टेक्स्ट लिखते हैं, राइट, विदाउट एनी इंटेंशन, कॉपी पेस्ट इंटेंशन भी नहीं है, हमने किया भी नहीं है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं और उसी डॉक्यूमेंट को हम जब स्कैन करते हैं कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू, तब वो मैच हो जाता है कि भाई ये सेंटेंस तो ऑलरेडी किसी और ने पब्लिश किया हुआ है, लेकिन मैंने तो कभी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो भी ये चीज हो जाती है, राइट. सो एक्सीडेंटली यू विल इनकाउंटर सच काइंड ऑफ plagiarism. This is called accidental plagiarism, right? So yes, there are six types of plagiarism are there. Six types of plagiarism is there about accidental plagiarism, self plagiarism, global plagiarism, paraphrasing plagiarism, verbatim plagiarism, and all this kind of plagiarism. Now let me show you the entire one particular document कि जब आप कोई थीसिस को कोई प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर के थ्रू आप स्कैन करते हो तो आपको किस टाइप का रिपोर्ट्स जनरेट होता है और आप किस टाइप के रिपोर्ट्स को आपको फेस करना होता है, राइट. Let us say there is one documents I have scanned recently. So in that particular document, I found 91% kind of similarity index. Actually, I just let you know. There are sometimes we are using the plagiarism. Actually, the use of plagiarism is a very technical term. So what we can use it in instead of plagiarism or plagiarist work, we can say the similarity index. So whenever you will scan your any document, जब कोई भी document को scan करते हो कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू या कोई भी पर्टिकुलर टूल्स के थ्रू, तो आपको कुछ नंबर्स शो होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कितना परसेंटेज कॉपी पेस्ट है, मतलब आपने कितने परसेंटेज कहीं और से उठाया हुआ है या कहीं और से कॉपी किया हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड द सिमिलैरिटी इंडेक्स, राइट. सो सिमिलैरिटी इंडेक्स इज अ वन क्वांटिटेटिव नंबर, एक न्यूमेरिकल्स नंबर होता है जिसके बेस पे हमारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल रिजेक्टेबल फॉर्म में होता है. जनरली हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी वी आर एक्सेप्टिंग बिलो 10% ऑफ सिमिलैरिटी इंडेक्स. यदि ये सिमिलैरिटी इंडेक्स यदि 10% से कम है तभी आप फाइनल थीसिस आपकी सबमिट कर पाते हो, राइट. तो लेट अस डिस्कस के डॉक्यूमेंट में यदि आप कोई स्कैन करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या शो होता है और किस तरह से डॉक्यूमेंट को आप रीड करते हो, राइट. ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है, 47 पेज का एक डॉक्यूमेंट है. उसको हमने एक पर्टिकुलर उर्कुन नाम के सॉफ्टवेयर से, जो हमारी यूनिवर्सिटी का और यूजीसी का अप्रूव्ड जो है सॉफ्टवेयर, उससे हमने उसको स्कैन किया है और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हमें मिला हुआ है 91% ऑफ सिमिलैरिटी इंडेक्स. जब आप इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रिपोर्ट जनरेट करते हो उस टाइम पे आपको ऐसे एक रिपोर्ट जनरेट होता है. लेट्स से कि दिस इज योर सबमिटेड टेक्स्ट, right? This is your submitted text and these are the texts which is already available on worldwide map and find out by the Urkun software और ये उसका सोर्स है. मतलब ये टेक्स्ट आपने यूज किया है अपने थीसिस में और ये इसके रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है कहीं और. कहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे, राइट. सो this is called 94% of matching between your submitted text and the matching text. Likewise, they will give you each and every kind of matching. कि आपने ये पैराग्राफ यहाँ से आपने लिखा हुआ है, वो सेम टाइप का पैराग्राफ इस सोर्स पे अवेलेबल है, तो आपको वो पूरे का पूरा जो रिपोर्ट है वो आपको वो जनरेट करके देगा. It means everything is very transparent. Let me give you one example. In the hotel industry in Gujarat, table 3.2
table 3.2 gender wise classification of employees, gender, private, 3 star, 4 star, 5 star. ये टैक्स है जो ऑलरेडी थीसिस में सबमिट किया हुआ है. जब हमने उसको स्कैन करते हैं तो ये जो टैक्स है वो हमें मिले. कौन सा टैक्स मिला? इन द होटल इंडस्ट्री इन गुजरात, परफॉर्मेंस फीडबैक, काउंसलिंग, ओपिनियन, प्राइवेट, GTDC 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार. अब आप देखो, आप बोलोगे यहाँ तो सब पूरे टैक्स ऑन मैच है, ये टैक्स कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो ये प्लेगियरिज्म कैसे हुआ? हाउ सॉफ्टवेयर इज टेल यू कि ये सॉफ्टवेयर 59% मैचिंग टैक्स है. तो आपको एक इसका जो अल्गोरिदम होता है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर जो प्लेगियरिज्म फाइंड आउट करता है, जो ढूंढता है, उसका एक रूल है. वो कैसे सर्च करता है कि सीक्वेंसली, राइट, यदि पूरी सीक्वेंस में 5 वर्ड्स सिमिलर दिखे, यदि 5 लेटर्स आर सिमिलर in your submitted document and anywhere available on any website, then software considered as a matching text. मतलब आपने कोई भी 5 वर्ड्स लिखे हैं, राइट, और वही 5 वर्ड उसी सीक्वेंस में, द अंडरलाइंग वर्ड इज दैट सीक्वेंस, उसी 5 वर्ड उसी सीक्वेंस में यदि कहीं और भी लिखे हुए हैं तो सॉफ्टवेयर उसको मैचिंग टेक्स्ट के फॉर्म में कंसीडर करेगा एंड वो बोलेगा ये सिमिलर टाइप ऑफ है और इट इज कॉल्ड द प्लेगियराइज टेक्स्ट, राइट. तो आपको ये भी ध्यान रखा है, आप जब किसी का कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, व्हेन यू आर रीफ्रेजिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इन योर ओन वर्ड, सीक्वेंस वाइज 5 वर्ड्स नहीं आने चाहिए. यदि 5 वर्ड्स इज सेम, सपोज आपका सेंटेंस बहुत बड़ा है बट फिर भी आपके 5 वर्ड यदि सीक्वेंस वाइज मैच हो गए तो भी इट इज ट्रीटेड एज अ प्लेगियरिज्म, तो भी वो आपका डॉक्यूमेंट प्लेगियरिज्म के तौर पे कंसीडर कर लेगा, राइट. तो उसी तरह से आपका पूरा जो मैन्युस्क्रिप्ट है, आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट वाइज देखना है कि बीच पैराग्राफ का मैचिंग टेक्स्ट कितना है. जैसे इसमें 59% मैचिंग टेक्स्ट है, यहाँ पे 84% मैचिंग टेक्स्ट है, 77% मैचिंग टेक्स्ट है, 80% मैचिंग टेक्स्ट है, right? So these are the all the words they use in all the words software found are as it is, then this is called the 100% matching text. Likewise, so they will give entire reports of your entire manuscript and consolidate करके, पूरा aggregate करके ये सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि योर इंटायर वर्क इज अराउंड दैट मच ऑफ परसेंटेज प्लेगियराइज, राइट. तो इसी तरह से प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर काम करता है. सो हाउ यू कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ प्लेगियरिज्म? सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड, क्योंकि very rare document we found which is free from the plagiarism, very rare documents, and this concern is increasing day by day, and most of the the good publishers are not accepting our document, they are not inviting ever as a document from the authors because of fear of the plagiarism, right. So how you can avoid this kind of plagiarism is a one issue. And sometimes the second issue is that how to minimize the plagiarism. कहीं ना कहीं यदि plagiarism आ भी जाता है तो उसको minimize कैसे करें? So there are some steps to avoid the plagiarism. The first step of the avoiding the plagiarism is to understand the plagiarism itself. तो काफी लोगों को पता ही नहीं है कि plagiarism होता क्या है और ये plagiarism जो है वो जनरेट कैसे होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेगियरिज्म, द डेफिनेशन. जो मैंने कहा कि आपको 6 वर्ड एज इट इज फॉर्म में कहीं नहीं यूज करने, कि आपने 6 वर्ड्स यूज कर लिए एज इट इज इन अ सीक्वेंस व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन एनी वेबसाइट, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. सो टू अंडरस्टैंड द प्लेगियरिज्म, टू अंडरस्टैंड द laws of plagiarism, to understand the policies of the plagiarism of the respective university and the respective publisher. Every publisher have their own policy of the plagiarism,
every university have their own policy of the plagiarism, but nowadays most of the university have a uniform plagiarism policy suggested by the UGC. So thumb rule is that a minimum the cutoff is a 10%. Your document or the manuscript should less than 10% plagiarize होगी, तभी आपका document submission form में consider किया जाएगा. So this is one of the things you have to understand. Second thing, once you understand the plagiarism act, plagiarism, all these things, then start early. लोग क्या करते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, राइट? ये हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि पूरा थीसिस बन जाता है एंड उसके बाद वो हमारे पास आता है कि सर इसका प्लेगियरिज्म आप चेक करके, तो जैसे प्लेगियरिज्म हम चेक करते हैं तो इट शो द 30%, 40%, 50%, 60%, और एट दैट मोमेंट दे विल इन अ डायलेमा कि अब क्या होगा, अब कैसे करें, अभी हमारे तो सबमिशन की डेट आ गई है, अभी हमारे पास इतना ही टाइम है, मेरा तो इस डेट पे सबमिशन है एंड मैं इसको कैसे ठीक करूं. इट इज नॉट पॉसिबल. आपको एक ऑनेस्टली एक एडवाइस दूं कि देयर आर many websites are there कि आपको वो बोलेंगे कि भी reduce your plagiarism in 2 minutes or avoid your plagiarism with this software. हजारों वेबसाइट्स है. There are thousands of consulting companies are there, agencies are there. आपको बोलेंगे कि हम आपका plagiarism 2 मिनट में कम करके दें. It is no way to reduce the plagiarism in 2 minutes to any other ways. There is a many software available in the world which can remove your plagiarism 100%, right? जैसा अभी तक कोई सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है, ना ही ऐसा कोई टूल्स है जो आपके प्लेगियरिज्म को अवॉइड कर सके, right? So don't go into that, don't waste your money for that kind of proposal and that kind of business scandal, right? तो हम उसको अगर you are genuinely interested to remove and avoid the plagiarism, you have to start your journey from very early stage of your PhD. यदि आप अभी पीएचडी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी से आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस को मतलब हाउ मेनी पेजेस यू शुड रिक्वायर्ड इन लिटरेचर रिव्यू, हाउ मेनी पेजेस यू रिक्वायर्ड टू राइट इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, हाउ मेनी पेजेस यू शुड रिक्वायर्ड टू राइट इन इंट्रोडक्शन, एंड योर इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू रीराइट एंड राइट इन योर ओन वे, राइट? आप एक एक पैराग्राफ की पर डे करोगे तो भी आपके पास 1000 डेज है, मिनिमम 1000 डेज यू हैव टू सबमिट योर पीएचडी थीसिस. तो 1000 दिन है आपके पास, and in 1000 days if you will write by your own in a one paragraph, अभी 1000 पैराग्राफ आप लिखोगे तो think about the volume you are generating in your research work, right? तो don't go in any kind of website. पैराफ्रेजिंग नाम की वेबसाइट में भी मत जाओ, right? वो भी डेंजरियस टूल है. आपकी उसकी कंसेक्वेंस में आपके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि if you are using the free paraphrasing tools or free plagiarism check software, free plagiarism avoiding software, removing software, तो उसके dangerous consequences है, right? I will share with all these things with you in the next coming session, but the thing is that you should start very early stage. Suppose आप research proposal बनाते हो तभी से आप वो habit डाल दो कि I should prepare my research proposal 100% plagiarism free research proposal. Don't copy anything from anywhere. One sentence is also very important to increase your plagiarism similarity index. क्योंकि आपके पूरे वॉल्यूम के हिसाब से आप यदि 5 सेंटेंस भी कॉपी पेस्ट करते हो तो सिमिलरिटी इंडेक्स काफी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होता है, राइट? मैं आपके साथ एक उसके बाद एक स्क्रीन शेयर करूं. अभी मैंने एक थीसिस स्कैन किया उर्कुन सॉफ्टवेयर के थ्रू. इन द लास्ट वीक ओनली I scanned the same thesis for 7 times. This person revised. After 8 attempts, he could not able to remove the plagiarism. 8 attempt के बाद भी उसके thesis से plagiarism 10% के नीचे नहीं गया, and submission date was over. So the starting at early stage is the only solution. Right? It is the only solution to avoid the plagiarism. Then after, second thing you should learn is that the using of proper citation. यदि आप citation देते हो तो सॉफ्टवेयर उस चीज को प्लेगियरिज्म में कंसीडर नहीं करेगा. बट
it should require the proper citation of that particular text. कि आपने ये text कहीं से भी use किया है. Suppose there are some technical definition, right? And you have to use as it is. आप ये technical definition को आप use change नहीं करना चाहते, उसको as it is form में लेना चाहते हो, या कोई पैराग्राफ है जो आप उसको इसी फॉर्म में लेना चाहते हो, इट इज वेरी वेरी important as far as your research objective is concerned, research work is concerned, तो आपको उसका प्रॉपर साइटेशन देना पड़ेगा. यदि आप साइटेशन नहीं दोगे तो वो चीज एज अ प्लेगियरिज्म में आ जाएगी. सेकेंड इज अ पैराफ्रेज प्रॉपरली. अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कहा कि पैराफ्रेजिंग इज आल्सो प्लेगियरिज्म, अभी मैं बोल रहा हूं कि पैराफ्रेजिंग प्रॉपरली करो आप. पैराफ्रेजिंग का मतलब है सॉरी पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि सपोज इफ यू आर रीडिंग 2-3 रिसर्च पेपर, राइट, आपने 2-3 रिसर्च पेपर पढ़े एंड यू फाइंड अ सिमिलर काइंड ऑफ रिसर्च पेपर, सिमिलर काइंड ऑफ पैराग्राफ, एंड यू वांट टू फिल द गैप कि इस रिसर्च पेपर में ये था, इस रिसर्च पेपर में ये था, एंड इफ यू वांट टू क्लब ऑल दिस थिंग्स एंड इफ यू राइट इन योर ओन वे, दिस इज परफेक्टली फाइन. दिस इज आल्सो कॉल्ड पैराफ्रेजिंग कि मैंने 3-4 ऑथर के रिव्यू पढ़े हैं, उसके बेस पे मैं अपना एक खुद पैराग्राफ रीराइट करता हूं, एंड दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेज. इट मींस यू आर joining the ideas of 2-3 authors or 2-3 researchers, right? So this is also one of the way to avoid the plagiarism and present your own ideas. This is always is expected from the every researcher. You should give your own ideas as far as possible, not as far as, but 100% requirement of the every research work should be original in nature. Now there are some free plagiarism checkers are available. There are 2 types of plagiarism checker tools available in the market, right? एक होते हैं plagiarism checkers जो free में available है. There are many. List is endless, right? If you Google it, the top 10 plagiarism software, free plagiarism software. So these are the list: dupli checkers, copy checkers, paper rather, raters, Plagiarisma, plagiarism checkers, Plagium, PlegScan, PlegTrackers, Urkun, right, is very authorized by the university agency. So these are the some free plagiarism software are available, and obviously there are some pros and cons. There are some limitation है. ये सारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक लिमिटेशन है, उसको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे. उसके प्लस माइनस पॉइंट्स क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, एंड देयर आर सम पेड सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल टू चेक द प्लेगियरिज्म. द Turnitin, very famous worldwide, across the world, people are using that particular software. Turnitin Scriber है, the cost is $18 per month. Qtex है around roughly $10 per month. Studium है $5 per day, and PipeMe is a $10 per month. But the personally I'm recommending, if you want to use any genuine and authenticated software for plagiarism, then you should use Turnitin. Turnitin is widely available, widely accessible software to check the plagiarism. Now, what is the difference between free plagiarism software and paid plagiarism software? यदि मैं कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करता हूँ कोई फ्री सॉफ्टवेयर से, कोई ऐसी वेबसाइट है जो प्लेगियरिज्म चेक करके देती है, तो क्या होता है? द फर्स्ट थिंग इज दैट आप 2-3 चीजें उसमें आपको सीरियसली नोट करनी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं प्लेगियरिज्म चेक करने के लिए, तो हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है. The first thing is a basic information about that particular software or that particular plagiarism checkers. Whether this particular software is paid or free, right? There is nothing called free lunch in this world, right? इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो फ्री में है. तो यदि वो चीज आपको फ्री में दे रहा है
तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो काफी टाइम पहले पीपल आर यूजिंग देयर इज वन प्लेगियरिज्म चेक सॉफ्टवेयर वाइपर लोग काफी लोग यूज करते थे टू चेक देयर डॉक्यूमेंट्स कि वेदर उसमें प्लेगियरिज्म है या नहीं। तो जैसे हम क्या करते हैं मोबाइल में अभी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना तो हम वो सीधा ओके 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 कर देते हैं राइट विदाउट रीडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑल। तो वाइपर में से कंडीशन लिखी हुई थी जो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिखी रहती है, हम उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं सॉफ्टवेयर, उसके हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वाइपर में ऐसा एक कंडीशन था कि once if you will submit any document to the Viper for the scanning purpose, after 6 months Viper can use this document by any way। मतलब वो आपको पहले ही उसने पूछ लिया था जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उसी टाइम पे उसे पूछा था कि यदि आप एक्सेप्ट करते हो इस कंडीशन को, तो उस टाइम में आपने बोला था कि हाँ। तो आफ्टर 6 months वाइपर कैन यूज योर इंटायर थीसिस बाय एनी वे। तो वाइपर वो आपके डॉक्यूमेंट को कोई भी पर्पस के लिए यूज कर लेता था। तो जब आप फ्री कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें इतने सारे क्लोजेस होते हैं, यू हैव टू रीड माइन्यूटली। जैसे कोई टास्क टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो राइट। सो द फ्री सॉफ्टवेयर इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। नेवर यूज एनी फ्री सॉफ्टवेयर फॉर प्लेगियरिज्म चेकिंग पर्पस, बिकॉज once you submit your document to the free software and then after your document will register in the repository or the we can say the directory of the software, और उसके बाद फ्यूचर में आप कभी भी वो डॉक्यूमेंट को आप मॉडिफाई करके स्कैन करोगे तो आपका प्लेगियरिज्म 100% आएगा, क्योंकि आपका वो डॉक्यूमेंट उसकी रिपोजिटरी में उसकी डायरेक्टरी में सेव हो जाता है। फिर वही डॉक्यूमेंट आप वापस कभी भी यूज करोगे स्कैन करने में तो आपको 100% प्लेगियरिज्म दिखाएगा राइट। तो दिस इज द रीजन कि वी शुड नॉट यूज एनी फ्री प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर एज फार एज द रिसर्च इज कंसर्न, एज फार एज द PhD इज कंसर्न, एज फार एज योर गुड रिसर्च पेपर इज कंसर्न। तो आप उसको यूज मत करो। सेकेंड चॉइस इज अ पेड सॉफ्टवेयर। So how you can check which software is better or which software is very effective? The effectiveness of software, it depends on the database used by that particular plagiarism checker software. जो plagiarism checker software है उसके पास कितना database है उस पे वो depends करता है। ठीक है, वो actually what is the fundamental thing is that in the plagiarism आपका X है डॉक्यूमेंट, वो हर डॉक्यूमेंट के साथ वो चेक करेगा, इंटरनेट पे जो भी चीज होगी उसके साथ वो कंपेयर करेगा राइट। ये एक एल्गोरिथम है, दिस इज अ सिंपल फंडामेंटल ऑफ प्लेगियरिज्म। तो जितना ज्यादा डेटाबेस जिस सॉफ्टवेयर के पास होगा वहां पे आपका डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से मैच कर पाएगा राइट। तो हाउ यू कैन चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लेगियरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर? देयर आर सम थिंग। जो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है उसके पास सबसे ज्यादा डेटाबेस होता है। जो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी यूज करती है वो सॉफ्टवेयर के पास अच्छा डेटाबेस होता है राइट। एंड दिस ऑल आर नॉट फ्री। All world top university research institution are using a genuine software which are paid in nature, right? तो अभी क्या होगा, this is my own experience of scanning 100 of 1000 of document with plague checker software। आप अपना कोई रिसर्च प्रपोजल है या अपना थीसिस है या अपना रिसर्च पेपर है, आप फ्री साइट से या फ्री सॉफ्टवेयर से आप स्कैन करोगे
तो आपको हार्डली 3 to 4% प्लेजियरिज्म दिखेगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि माय डॉक्यूमेंट इज प्लेजियरिज्म फ्री एंड आई एम वेरी गुड इन कॉपी पेस्ट थिंग, राइट? सो यू फील प्राउड योर ओन सेल्फ. But once you will check the same document with paid plagiarism software, then you will find out that there should be a 30 to 40% similarity index is there. 30 से 40% तक similarity index वो genuine software में बढ़ जाएगा. Why? Because all the genuine software have a large database. जो पेड जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उसके पास बहुत लिमिटेड डेटाबेस होता है, तो वो ज्यादा मैच नहीं कर पाता. सो दिस इज अ थिंग्स यू शुड टू टेक केयर व्हाइल यू आर यूजिंग अ फ्री और पेड प्लेगियरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर. Another thing you have to keep in mind, whenever you use any plagiarism software, there are two things you have to remember. The one is that repository and non-repository setting. Repository and non-repository setting क्या है वो आपको देखना है. Don't use any software without understanding the technicality of the software. Repository क्या होता है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो और डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हो, उस टाइम के आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी रिपोजिटरी में सेव हो जाता है. मतलब फिर वो डॉक्यूमेंट आप फ्यूचर में कभी भी उसको स्कैन करोगे तो वो 100% मैचिंग दिखाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है कहीं और जगह पे, राइट? जो फ्री सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है. और जब तक वो डॉक्यूमेंट वहां से रिमूव नहीं होगा तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट को सॉरी तब तक वो आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन नहीं कर पाओगे. एंड टू रिमूव दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम द रिपोजिटरी इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि फिर आपको वो आप कितनी भी ईमेल करोगे वो आपको ईमेल का रिप्लाई नहीं देंगे और कुछ नहीं होगा एंड यू लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट. फिर आपका पूरा रिसर्च प्रपोजल हो या थीसिस हो आपको गंवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो रिपोजिटरी से निकलेगा नहीं तब तक वो आपका नया इंडेक्स जनरेट होगा नहीं, और जब तक नया इंडेक्स जनरेट नहीं होगा आप उसको सबमिट